इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 141। पियर्सन इन दो लोगों के साथ क्यों आया? ये स्पष्ट रूप से पियर्सन की पेशेवरता के कारण था। उसने देखा कि यद्यपि 10 सदस्यता कार्ड बेचे गए थे, लेकिन हाल ही में केवल 9 सदस्य यहाँ आ रहे थे। इसलिए उसने पूछताछ की और पता चला कि वांग कियांग के पास 3 कार्ड थे, जिनमें से एक उसकी पोती या पोते का था जो कभी कभार यहाँ डिनर के लिए आता था। इसलिए पियर्सन के दिमाग में एक नया विचार आया। बहुत आग्रह करने के बाद वह वांग कियांग को मनाने में सफल रहा कि जब वह अपने पोते को डिनर पर नहीं लाया तो वह उसे सदस्यता कार्ड दे दे। हालांकि इसके लिए अभी भी रणविजय की स्वीकृति की आवश्यकता थी। इसलिए पियर्सन रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद सीधे रणविजय के पास गया और शर्मिंदगी से फुसफुसाया, बॉस, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। पियर्सन को एक बार कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी जब उसने अन्य समय में अन्य रेस्तरां में खुद को पहचाना। उसकी पहचान ने उसे एक सम्माननीय अतिथि बना दिया, लेकिन वह जानता था कि बॉस की नज़र में फूड एजेंट एक बेकार एजेंट के समान होता है जिसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। आगे बढ़ो, रणविजय ने सहजता से जवाब दिया। मैंने अंकल वांग से सलाह ली, जो रेस्टोरेंट के सदस्य हैं, जिनके पास 3 सदस्यता कार्ड हैं। क्या मैं उनके मुफ्त सदस्यता कार्ड का इस्तेमाल डिनर करने के लिए कर सकता हूं जब वे बिना रिश्तेदारों के आए हों? पियर्सन ने बहुत असहज भाव से कहा। उसने वांग कियांग से सदस्यता कार्ड के लिए यह अवसर पाने के लिए बहुत विनती की। अगर बॉस सहमत नहीं होता तो उसके कई दिनों के प्रयास बेकार हो जाते। इसके अलावा अगर वह सदस्यों के व्यंजनों का आनंद नहीं ले पाता तो पियर्सन का दिल दुखता। रणविजय उसकी निगाहों के सामने भावहीन खड़ा था। उसने दूर से वांग कियांग की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। हाँ, पियर्सन हंसा। ऐसा लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो और उसने रणविजय को बार बार धन्यवाद दिया। धन्यवाद बॉस। धन्यवाद। अपनी बात खत्म करने के बाद वह मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर वापस चला गया और वांग कियांग के बगल में बैठ गया। उसने वांग कियांग और वुलियिंग को फिर से धन्यवाद दिया, जिससे वुलियिंग हंसने लगी। उसे लगा कि यह विदेशी वाकई दिलचस्प है। रसोई में रणविजय ने 3 शेर के सिर वाले गीज को चॉपिंग ब्लॉक पर रखा और उन्हें साफ करने के लिए तैयार हो गया। रणविजय के हिलते ही पियर्सन ने देखा, ये शेर के सिर वाले गीज जैसे दिखते हैं, लेकिन ये इतने बड़े क्यों हैं? मैं सोच रहा हूं कि बॉस इन 3 शेर के सिर वाले गीज से किस तरह के व्यंजन पकाएंगे। पियर्सन की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन था कि शेर के सिर वाले गीज की प्रस्तुति को देखते हुए इसका स्वाद असाधारण होना चाहिए। इस दृश्य ने रेस्तरां में लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया और उन्होंने अपने मोबाइल फोन भी नीचे रख दिए। रणविजय की खाना पकाने की प्रक्रिया आंखों के लिए एक दावत थी। कुछ लोगों को अभी भी वह समय याद है जब रणविजय ने पहली बार नूडल्स को फैलाया था। उसके हाथ, जो ताइची के घेरे बनाते हुए लग रहे थे, और नूडल्स जो धीरे धीरे बालों की तरह पतले होते जा रहे थे, चमत्कार की तरह थे। लोगों की निगाहों के सामने रणविजय ने लापरवाही से बोनिंग चाकू निकाला। चाकू रणविजय के हाथ में एक गोल चक्कर में घूम गया और रणविजय ने उसे अपने बैकहैंड से पकड़ लिया। उसने चाकू की नोक से हंस की छाती पर एक कट लगाया, लेकिन किसी भी अंदरूनी हिस्से को चोट नहीं पहुंचाई। ये शक्ति नियंत्रण की एक तकनीक थी। फिर रणविजय ने छेद में हाथ डाला और सावधानी से हंस का कलेजा निकाला जो उसकी हथेली से भी बड़ा था। मैंने क्या देखा? पियर्सन अचानक खड़ा हो गया। उसने हंस के कलेजे पर अपनी आंखें गड़ा दी और कहा, यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यह हंस का कलेजा शायद 1000 ग्राम से ज्यादा का होगा, है न? क्या शेर के सिर वाले हंस का कलेजा इतना बड़ा होता है? ये कैसे संभव है? अरे, बहुत हो गया। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम एक मामूली एजेंट हमारे बॉस द्वारा लाई गई सामग्री को कैसे समझ सकते हो? झाओ दाहू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह सही है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लियांग मेंगकी ने कहा, ठीक है, तुम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। पियर्सन अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दुनिया के शीर्ष 3 महान व्यंजन, हंस का जिगर, कैवियार और ट्रफल्स, स्वाद में अतुलनीय हैं और कीमत में सोने के समान मूल्यवान हैं। उल्लिखित हंस का जिगर फ्रांसीसी हंस का जिगर है, जिसे दुनिया में हरे भोजन के राजा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। आमतौर पर फ्रेंच गूज लिवर का वजन 700 ग्राम से 900 ग्राम के बीच होता है और कभी कभी यह भारी या हल्का हो सकता है। वजन के अलावा उनका रंग भी महत्वपूर्ण होता है। कुछ हल्के गुलाबी हाथी दांत के होते हैं, कुछ हल्के सुनहरे रंग के होते हैं और अन्य हल्के नीले पीले रंग के होते हैं। वे रक्तवर्णीय नहीं होते, इसलिए ऐसे उच्च श्रेणी के व्यंजनों में गूज लिवर सामान्य नहीं होते। हालांकि ये गूज लिवर 1000 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। इसकी कोमलता और रंग को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाला घटक है। मैंने कई बार चाओशान शेर सिर वाले गूज को खाया है, लेकिन मैंने जितने भी गूज लिवर खाए हैं उनमें से कोई भी इस लिवर जितना मोटा नहीं है। पियर्सन ने गूज लिवर पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं। उसे ये देखकर ही एहसास हुआ कि गूज लिवर असामान्य है। अच्छा, हमारे बॉस हर चीज को पालने में माहिर हैं। यही, बस देखते रहो छोटे एजेंट। लियांग मेंगकी ने हंसते हुए कहा, यह सही है, ये सिर्फ हंस का जिगर है। यू किंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, यह वाकई आश्चर्य की बात है। चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूंगी।
ये सुनकर पियर्सन ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, फ्रेंच हंस का जिगर दुनिया भर में मशहूर है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 200 से 300 यूरो के बीच। इसकी खेती की उच्च लागत और भरपूर पोषण के कारण ये कुलीन लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। एक कहावत है, जब तक आप फ्रेंच हंस का जिगर नहीं खाते तब तक आपने असली फ्रेंच भोजन का आनंद नहीं लिया है। फ्रांस में अगर आप फ्रेंच हंस के जिगर के बारे में नहीं जानते तो आप असली भोजन प्रेमी नहीं हैं। फ्रेंच हंस के जिगर की स्थिति स्पष्ट है। हंस की खेती भी बेहद क्रूर है क्योंकि हर हंस के पास सामान्य जीवन के सिर्फ कुछ घंटे होते हैं और अपने जिगर को बड़ा करने के लिए उसे अपने जीवन के बाकी समय में ज़्यादा खाने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्रांसीसी हंस का जिगर दुनिया भर में क्यों मशहूर है? स्वाद के अलावा इसकी नस्ल भी एक और कारण है। फ्रेंच हंस के जिगर की 3 मुख्य किस्में हैं, स्ट्रासबर्ग हंस का जिगर, लैंड्स हंस का जिगर और टूलूज हंस का जिगर। उनमें से प्रत्येक दिखने में अच्छा है, आकार में बड़ा है और पोषण से भरपूर है। पकने के बाद वे सभी सुगंध से भरपूर होते हैं और उनका स्वाद भी अच्छा होता है। इन तीनों किस्मों में सबसे मशहूर हंस का जिगर स्ट्रासबर्ग हंस का जिगर है, जिसे लुई 16वें ने अतीत में चखा था। हंस के जिगर की बनावट भी एक महत्वपूर्ण कारक है। हंस का जिगर जितना भारी होता है उसकी गुणवत्ता और कीमत उतनी ही अधिक होती है। 700 ग्राम से कम वजन वाले हंस के जिगर की गुणवत्ता अपेक्षाकृत खराब होती है। बेशक इसका रंग, अखंडता और विविधता भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पियर्सन ने उंगली उठाए और चॉपिंग ब्लॉक पर रखे हंस के जिगर की ओर इशारा करते हुए कहा, अब क्या आपको पता है कि यह हंस का जिगर कितना बढ़िया है? इसका वजन 1000 ग्राम से ज़्यादा है और इसका रंग बिल्कुल असली है। इसके अलावा बॉस का हाथ हल्का है और वह हंस के जिगर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन ये किस्म बेहतरीन गुणवत्ता वाला व्यंजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, या ये हंस का जिगर सबसे बढ़िया है। पियर्सन के शब्दों ने रेस्तरां में मौजूद सभी लोगों को चुप करा दिया। अब उन्हें आखिरकार पता चल गया कि यह हंस का जिगर बहुत कीमती है। एक पल के लिए हैरान होने के बाद लोग फुसफुसाए, मैंने तुमसे कहा था कि यह रेस्तरां बहुत बढ़िया है। मेरा विश्वास करो और बस थोड़ी देर इंतजार करो और स्वादिष्ट अंडे के तले हुए चावल और स्वादिष्ट नूडल सूप का मजा लो। मुझे यकीन है कि इनका स्वाद बढ़िया है। अभी बोलने वाला आदमी मिशेलिन फूड एजेंट है जो रेस्तरां को रेट कर सकता है। वह बहुत ही मजबूत आदमी है। क्या मिशेलिन, या फिर तुम क्या सोचते हो? तुम धीरे धीरे पाओगे कि इस रेस्टोरेंट की क्लास बढ़ती जा रही है। हर नया व्यंजन ट्रेंड को आगे बढ़ाएगा। अब मैं इस पर यकीन कर चुका हूं क्योंकि मेंबरशिप कार्ड की कीमत ही सब कुछ बता देती है। अगर खाना स्वादिष्ट न हो तो कौन ज्यादा पैसे लेने की हिम्मत कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। न सिर्फ वे बल्कि रणविजय भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसकी बातें सुनने के बाद रणविजय ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया, तुम बहुत कुछ जानते हो। वह जानता था कि गूज लिवर, कैवियार और ट्रफल्स दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन व्यंजन हैं। इसके अलावा उसने फ्रेंच गूज लिवर और कैवियार का स्वाद चखा था और उन्हें स्वादिष्ट पाया था। हालांकि रणविजय इन तीनों व्यंजनों के पीछे की कहानियों से परिचित नहीं था। इस समय रणविजय की बातें सुनकर पियर्सन को आखिरकार लगा कि बॉस उसका सम्मान करता है। तो उसने गर्व से कहा, बेशक, जैसा कि चीन में कहावत है, सर्जरी उद्योग में विशेषज्ञता हासिल करना। यही मेरी विशेषता है। ओह, रणविजय ने दूर से जवाब दिया और मसालेदार हंस बनाना शुरू कर दिया। रणविजय ने जो कहा उससे पियर्सन बहुत चिंतित हो गया। बस इतना ही, कोई और तारीफ? पियर्सन को थोड़ी देर के लिए अजीब लगा, लेकिन जब उसने रणविजय को खाना बनाते देखा तो वह धीरे धीरे आकर्षित हो गया। थोड़ी देर बाद उसे आखिरकार पता चला कि रणविजय क्या पकाने जा रहा है, इसलिए उसने कहा, बॉस, क्या आप मसालेदार हंस बनाने जा रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि आज मुझे मीठा खाने का मन है, पियर्सन ने उत्साह से कहा। क्या आप मसालेदार हंस को अच्छी तरह जानते हैं? रणविजय ने सहजता से पूछा। बेशक, मैं दुनिया के व्यंजनों से परिचित हूँ। आमतौर पर शेर के सिर वाले हंस से बने मसालेदार हंस को चाओशान मसालेदार हंस कहा जाता है। मैंने इसे पहले 2 बार खाया है और मुझे लगता है कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। हालांकि चीन के रेस्तरां अब स्टार रेटेड रेस्तरां में आवेदन नहीं कर सकते, अन्यथा मैं निश्चित रूप से एक एक करके व्यंजनों का स्वाद चखूंगा। पियर्सन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बॉस, आप इन हंस के जिगर के साथ क्या करने जा रहे हैं? पियर्सन ने भावुक होकर पूछा। नमकीन पानी में भिगोया हुआ हंस का जिगर। नमकीन पानी में भिगोया हुआ हंस का जिगर बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी उच्च गुणवत्ता को देखते हुए मुझे लगता है कि आप पैन फ्राइड हंस का जिगर आजमा सकते हैं, जो फ्रेंच हंस का जिगर बनाने का एक पारंपरिक तरीका है। पियर्सन ने सलाह दी। ठीक लगता है, रणविजय ने सिर हिलाया। इसलिए मसालेदार हंस बनाने के बाद उसने एक हंस के जिगर को काटा और उसे तला। ये पकाने का पारंपरिक तरीका था, और उसने बाकी 2 हंस के जिगर के साथ नमकीन पानी में भिगोया हुआ हंस का जिगर बनाया। शेर के सिर वाला हंस बनाते समय उसने बीन्स, टमाटर और अंडे का सूप और लहसुन की चटनी के साथ खीरे के साथ स्टू किए हुए आलू भी बनाए। जब बर्तन से डिश निकाली गई तो लियांग मेंकी, पियर्सन और बाकी सभी ने मसालेदार हंस और हंस के जिगर को देखा। पियर्सन भी खुद को रोक नहीं पाया। ये बेहतरीन क्वालिटी का था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फ्रेंच हंस के जिगर से ज़्यादा स्वादिष्ट होगा या नहीं।
हालांकि उसकी नज़रों के सामने रणविजय ने सीधे हंस के जिगर की 2 प्लेटें ली और दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, पियर्सन का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से उठा और बोला, बॉस आपने सब क्यों ले लिया? क्या आप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते? ओह, रणविजय ने उसे देखा, मुस्कराते हुए मजाक किया, अगर तुम थोड़ा और कहोगे तो मैं सारा मसालेदार हंस ले लूंगा। अध्याय 142। नहीं, यू किंग किंग चिल्लाए, खड़ी हुई और पियर्सन को गुस्से से घूरते हुए कहा, आपको आभारी होना चाहिए कि आप सदस्यों के लिए भोजन कर सकते हैं। आप अपनी किस्मत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? बॉस, उसे अकेला छोड़ दें और बस अपना काम करें। आप मसालेदार हंस को दूर नहीं कर सकते। यू किंग किंग, जिसे मांस सबसे ज्यादा पसंद था, मसालेदार हंस को अपनी आंखों से फिसलते हुए स्वीकार नहीं कर सकी। ओह, पियर्सन ने रणविजय को दर्द से देखा और कहा, बॉस क्या मैं बस थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ? बॉस, वास्तव में मैं भी एक कोशिश करना चाहता हूँ। लियांग मेंग की फुसफुसाए, बॉस, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने पिता को हंस के जिगर का एक टुकड़ा देना चाहता हूँ। सन डोंगहेंग ने शर्म से कहा। पियर्सन ने अभी जो कहा उससे उसे हंस के जिगर की कीमत का एहसास हुआ। पियर्सन के लहजे से पता चला कि हंस का जिगर फ्रेंच हंस के जिगर से कमतर नहीं था और उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी थी। इसलिए सन डोंगहेंग चाहता था कि उसके पिता इसे आजमाएं। उसे नहीं पता था कि उसके पिता कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि उसके पिता अधिक स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखें। रणविजय ने भीड़ की ओर देखा। उनकी उत्सुकता भरी आंखों को देखकर वह मुस्कुराया और कहा, मैं आपको प्रति व्यक्ति हंस के जिगर का एक टुकड़ा छोड़ दूंगा। ये सदस्य रणविजय का सम्मान करते थे और उनमें से सन मिंग लियांग मिंग की मिंगमैन के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। सन मिंग हर बार आने पर छोटे छोटे उपहार लाता था, जबकि लियांग मिंग की मिंगमैन के साथ खेलने का हर अवसर लेता था। इसलिए रणविजय को उनके प्रति उचित सम्मान दिखाना पड़ा। हालांकि ये देखते हुए कि वहां बहुत अधिक हंस का जिगर नहीं था, रणविजय ने उनमें से प्रत्येक को एक टुकड़ा दिया, जो लियांग मिंग की जैसे लोगों के लिए कुछ मुंह भर खाने के लिए पर्याप्त था। धन्यवाद बॉस, धन्यवाद बॉस। उन्होंने बार बार रणविजय को धन्यवाद दिया, लेकिन ये दृश्य दूसरी तरफ के सामान्य खाने वालों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। हालांकि सदस्यता कार्ड की कीमत हास्यास्पद रूप से अधिक थी, लेकिन सदस्य बनने के बाद वे बॉस से स्वादिष्ट व्यंजन मांग सकते थे। साथ ही वे इस वास्तविकता के लिए अपरिहार्य रूप से आह भरते थे कि मेहमान अप्रत्याशित रूप से इस रेस्तरां में भोजन के लिए भीख मांग रहे थे, जिसे सेवा प्रदान करनी चाहिए थी। अगर यह बात अभी बाहर आ गई तो यह एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। यह अनुमान लगाया गया था कि अनगिनत लोग कहेंगे कि इस रेस्तरां का मालिक बहुत घमंडी है। हालांकि क्या वह घमंडी था? उन सदस्यों के खुश चेहरों को देखकर यह स्पष्ट था कि वे अपने दिल की गहराई से बॉस के आभारी थे। जैसे ही रणविजय ने उनके लिए हंस का जिगर छोड़ा, अनन्या और जोफी भी अंदर आ गए। अनन्या ने अभी भी एक टोपी और धूप का चश्मा पहना हुआ था। अंदर कदम रखते ही उसे मसालेदार हंस की खुशबू आ गई। व्यंजन तैयार हैं। हाँ, जीजाजी बहुत बढ़िया हैं। जल्दी करो। जोफी जल्दी में ऊपर चली गई, लेकिन जब अनन्या ऊपर गई और उसने ली अन्ना को काजल के साथ बैठे देखा तो वह थोड़ी उलझन में पड़ गई और शत्रुतापूर्ण हो गई। यह महिला कौन है? रणविजय की ओर ली अन्ना की मुस्कुराहट ने अनन्या को बहुत असहज कर दिया, इसलिए उसने दूर से पूछा, वह कौन है? तभी काजल ने मसालेदार हंस से अपनी आंखें हटा लीं। अनन्या की बातें सुनकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी, मैं उससे मिलवाती हूँ। यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त ली अन्ना है। अन्ना, यह मेरी खूबसूरत भाभी है। ली अन्ना जल्दी से खड़ी हुई और अनन्या के सामने चली गई। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराया। वह उसका नाम नहीं जानती थी और अपनी भाभी को फोन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे कहा, हेलो। अच्छा, हेलो। अनन्या मुस्कुराए। उससे हाथ मिलाने के बाद उसने सीधे अपनी टोपी और धूप का चश्मा उतार दिया। ली अन्ना ने अनन्या के नाजुक गालों को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिंगमैन की मां इतनी सुंदर होगी। हालांकि जितना अधिक वह अनन्या को देखती उतना ही वह उससे परिचित होती, जैसे उसने उसे कहीं देखा हो। अंत में उसे याद आया कि उसने पिछले 2 दिनों में संयोग से समाचार देखा था। उसने अपना मुंह खोला और आश्चर्य से कहा, अनन्या, क्या तुम अनन्या हो? ओह हाँ, मेरी माँ का नाम अनन्या है। वह सबसे खूबसूरत महिला हैं। सोफे पर बैठे हुए मिंगमैन ने अपने पैरों और हाथों को आगे पीछे घुमाया और उसकी बड़ी बड़ी स्पष्ट आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। वह वास्तव में सुंदर है। ली अन्ना ने होठों को सिकुड़ते हुए मिश्रित भावनाओं के साथ कहा। मैं सोच रही थी कि इतनी सुंदर और प्यारी बच्ची को किसने जन्म दिया। यह अनन्या निकली, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। नमस्ते बहन अनन्या। हालांकि उसके शब्द विनम्र थे, लेकिन ली अन्ना कुछ हद तक निराश थी, न केवल अनन्या की अच्छाई के कारण बल्कि इसलिए भी कि वह जानती थी कि रणविजय के साथ उसका कोई रास्ता नहीं है। वह एक गोरी सुंदरी थी, लेकिन दिखने में वह अनन्या से कम नहीं थी। अन्ना, आओ और बैठो। बस अपने आप को घर जैसा महसूस करो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने विनम्रता से व्यवहार किया और यहाँ की परिचारिका की तरह बात की। यहाँ तक कि ली अन्ना को भी लगा कि वह और रणविजय एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और खुले तौर पर स्नेही थे। सामान्य समय में जोफी कुछ
मजाकिया टिप्पणियां कर सकती थी, लेकिन अब उसकी आंखें मसालेदार हंस में गिर गई थीं। बहन अनन्या, कृपया बैठ जाओ। भाई रणविजय मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल भी कठोर नहीं हूँ। ली अन्ना ने बैठने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। सच में, वह एक अच्छा इंसान है, अन्यथा हम साथ नहीं रह पाएंगे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने ये कहा, दूसरे लोग स्तब्ध रह गए। फिर काजल और जो फेई ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में मुस्कान देखी। अनन्या स्वामित्व की घोषणा कर रही थी, जिसका मतलब था कि वह और रणविजय करीब आ सकते हैं। काजल और जो फेई ने ईमानदारी से उम्मीद की कि वे एक साथ हो सकते हैं, लेकिन काजल अपेक्षाकृत चिंतित थी। उसके भाई की पहले भी गर्लफ्रेंड रही हैं और वह प्यार में नौसिखिया नहीं था। उसने अनन्या से बात करके कोई कदम क्यों नहीं उठाया? वह बहुत चिंतित थी। अनन्या के बैठने के बाद उसने रणविजय को खूबसूरत आंखों से देखा और कहा, बैठ जाओ कृपया। तुम इतने लंबे समय से व्यस्त हो, चलो खाना शुरू करते हैं। रणविजय ने मुस्कुराते हुए अनन्या को देखा। उसके बैठने के बाद सभी लोग खाना खाने लगे। फिर दूसरी मंजिल पर समय समय पर प्रशंसा सुनाई दी। रणविजय ने लोगों को नीचे 1.5 बड़े गीज दिए, जिनके पंख और पैर को छोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। रणविजय ने दोनों को तेजी से और सटीक तरीके से काटा, जिससे तीनों बड़े गीज आसानी से टुकड़ों में कट गए। प्रत्येक टुकड़ा न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, और लोगों को लार टपकाने पर मजबूर कर देता था। क्योंकि शेर के सिर वाला हंस आकार में छोटा नहीं था, इसलिए उनके लिए केवल एक मसालेदार हंस ही काफी था। रणविजय ने विशेष रूप से दूसरे हंस से पंख और पैर लिए और अन्य भागों को मेंगमेंग के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसने लियांग मेंगकी और अन्य सदस्यों को पंख और पैरों वाला एक पूरा हंस भी छोड़ दिया। लियांग मेंगकी और अन्य सभी ने अपने अपने व्यंजन लिए और मेज पर बैठ गए। पियर्सन ने सबसे पहले मसालेदार हंस का एक निवाला खाया और वह अचानक नशे में आ गया। आउच आउच आउच! पियर्सन गंभीर लग रहा था। जब उसने हंस का एक कौर खाया तो वह खुद को खुद के मूल्यांकन का दावा करने से नहीं रोक पाया। हे भगवान, ये हंस का मांस अब तक का सबसे अच्छा भोजन है। यह न केवल बेहद उच्च गुणवत्ता वाला है, बल्कि इसमें रंग, सुगंध, स्वाद और उपस्थिति का एक आदर्श संयोजन भी है। हालांकि हंस का आकार इतना बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत अधिक वसा नहीं है। इसकी त्वचा नर्म और कोमल है और इसका मांस चबाने योग्य और कोमल दोनों है। मोटा है लेकिन चिकना नहीं है। बढ़िया मांस, बढ़िया मांस। ये दुनिया का सबसे अच्छा भोजन है। हंस के जिगर का एक और टुकड़ा खाओ। पियर्सन ने नमकीन पानी में भिगोए हुए हंस के जिगर का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने अपनी आंखें बंद करके इसका स्वाद चखा। खाने के बाद उसकी आंखें कांच की तरह चमक उठीं। उसने प्रशंसा करते हुए कहा, यह कोमल, मुलायम और चिकना है और इसका स्वाद वर्णन से परे है। हे भगवान, ये शीर्षशाही हंस के जिगर के बराबर है। ये हंस के जिगर में लुई वुइटन और प्रादा जैसा ही है। अविश्वसनीय। फिर पैन फ्राइड गूज लिवर ट्राई करें। हो, ये स्वाद, हे भगवान, फ्रेंच ऑर्थोडॉक्स गूज लिवर से भी बेहतर है। ये शेर के सिर वाले गूज से कैसे आ सकता है? ये सामान्य रूप से पाले गए गूज का गूज लिवर कैसे हो सकता है? इसका स्वाद बहुत बढ़िया है और यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट गूज लिवर है जिसे मैंने चखा है। शेर के सिर वाले गूज को चखने के बाद पियर्सन ने गूज मीट खाना जारी नहीं रखा, बल्कि अन्य व्यंजनों का स्वाद चखा। मैं आखिरकार यहाँ खाना खा सकता हूँ। मुझे इसे कुछ दिन पहले ही देखना था। पहले मुझे इसे चखने दो। ये बीन्स के साथ घर पर पकाए गए आलू इतने स्वादिष्ट क्यों हैं? खीरे की खुशबू बहुत अच्छी है। ये खीरे का राजा है। यह अविश्वसनीय है कि टमाटर और अंडे का सूप, इतना आम सूप, इतनी शुद्ध खुशबू वाला है। और ये, जब लियांग मेंगकी और अन्य लोगों ने पियर्सन की पेशेवर टिप्पणियां सुनी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात के खाने का आनंद लिया। जबकि दूसरी तरफ साधारण टेबल पर बैठे मेहमान थोड़े स्तब्ध थे। उनके खाने की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। पियर्सन के कहे अनुसार वे वहां रखे खाने को घूरते रहे और उनमें से दो ने उत्सुक आंखों से खाने को पकड़ने की कोशिश भी की। हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि इसका स्वाद कैसा था, लेकिन वे मसालेदार हंस की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सके। खाने के शौकीनों के लिए सबसे असहनीय बात यह थी कि वे अपने सामने स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकते थे। इसलिए उस समय उनका मूड खराब था। पियर्सन की बातें सुनकर एक आदमी टेबल पर हाथ मारने से खुद को रोक नहीं पाया। वह रोने वाला था और दुखी होकर बोला, बड़े भाई, कृपया बड़बड़ाना बंद करो। आप क्या कर रहे हैं? हम खाते खाते भूखे हो रहे हैं। बड़े भाई, कृपया चुप रहो। जैसे ही उसने कहा, कई अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अत्यधिक दुख के साथ कहा, ठीक है भाई एजेंट, कृपया कहना बंद करो। अब और टिप्पणी मत करो। तुमने जो कहा उससे मेरी लार नूडल सूप में बह गई। इस तरह की टिप्पणी करना बहुत क्रूर है, जो अंडे के फ्राइड राइस खाते समय हमारे मूड को बुरी तरह प्रभावित करता है। कृपया इसके बारे में बात करना बंद करो, या हम तुम्हारे बारे में शिकायत करने के लिए बॉस को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर पियर्सन चौंक गया और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मुझे पता है। मुझे खेद है, मैं रुक जाऊंगा। उसने इन लोगों को उसके बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं दी। उसने इस रेस्तरां में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए कुछ प्रयास किए। अगर वह अपनी टिप्पणियों के कारण अपनी योग्यता खो देता तो वह बहुत उदास हो जाता। अध्याय 143।
संक्षेप में, पियर्सन ने जो भी सोचा हो, गैर सदस्यों को थोड़ा दुख हुआ। हालांकि अंडे के तले हुए चावल और नूडल सूप हमेशा की तरह सुगंधित थे। कल्पना कीजिए कि जब आप रेस्तरां में स्वादिष्ट अंडे के तले हुए चावल खा रहे थे, उनके पसंदीदा मांस के व्यंजन जिन्हें खाने की उन्हें अनुमति नहीं थी, पास में परोसे गए और एक आदमी जो लगातार कह रहा था कि भोजन कितना स्वादिष्ट है। भोजन की सुगंध के साथ साथ मसालेदार हंस की उपस्थिति, आपको ईर्ष्या होना तय था। परिणामस्वरूप मेहमानों के पहले समूह को आज रात के खाने का भयानक अनुभव हुआ। जब उन्होंने लगभग मांस खा लिया, तो गैर सदस्यों ने हमेशा की तरह अंडे के तले हुए चावल और नूडल सूप का स्वाद चखा। रात के खाने के बाद रेस्तरां शांत हो गया। काजल और जोफी ने रेस्तरां को साफ किया और दूसरी मंजिल पर थोड़ी देर तक बातें की। फिर काजल और ली अन्ना घर चले गए। अनन्या यूनियन गार्डन लौटना चाहती थी। मेंगमैन की अनुमति से वे बाहर निकल गए और पूर्वी की ओर चल पड़े। रणविजय ने अनन्या और मेंगमैन को साथ लिया, जबकि जोफी ने अपनी मर्सिडीज अकेले चलाई। चूंकि अनन्या और मेंगमैन उसकी कार में नहीं थे, इसलिए उसे सीधे लोकप्रिय गाने बजाने में कोई संकोच नहीं था। जैसे ही उसने रेडियो चालू किया, एक ऐसा गाना बज उठा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। खुशियों की गली में हाथ डाले चलते हुए, जब हवा धीरे धीरे बहती है तो हम एक दूसरे से लिपट जाते हैं। प्यार भरी आंखें उत्साह से भर जाती हैं। सुनते सुनते जोफी का चेहरा धीरे धीरे निराशा से सख्त हो गया। ये कौन सा गाना है? कोई नया गाना? ये गाना जरूर लोकप्रिय होगा। जब वह गाड़ी चला रही थी, जोफी ने इसे गंभीरता से नहीं सुना। फिर भी उसने ये भी पहचाना कि यह गाना बिल्कुल मास्टरपीस था। लेकिन धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, चौथा नया गाना सामने आया। अरे क्या हुआ? इतने सारे नए गाने क्यों हैं? मुझे कोई खबर क्यों नहीं मिली? हे भगवान! जोफी को गुस्सा आ गया और उसने इन गानों के बारे में जानकारी ढूंढनी चाहिए। हालांकि वह ऐसा तब तक नहीं कर पाई जब तक वह यूनियन गार्डन वापस नहीं आ गई, क्योंकि वह गाड़ी चला रही थी। जोफी संगीत बजा रही थी, जबकि अनन्या और मेंगमैन रणविजय की कार में गा रहे थे। उन्होंने साथ में लेट इट गो गाया। मेंगमैन की स्पष्ट और कोमल आवाज, अनन्या की स्वर्गीय आवाज के साथ कार में रेडियो द्वारा बजाए जाने वाले संगीत से कहीं ज्यादा सुखद माहौल बना रही थी। रणविजय को सहजता महसूस हुई। उसने गाड़ी चलाते हुए लाइव गाने सुने। इस तरह की जिंदगी वाकई रोमांटिक थी। दूसरी तरफ काजल ने मासेराटी चलाई और ली अन्ना को अपने किराए के घर ले गई। ली अन्ना ने खिड़की से बाहर देखा और आह भरी। मिस ली, तुम्हें क्या हो गया है? तुम 80 बार आह भर चुकी हो। तुम्हें मेरे भाई से कुछ खास लगाव है न? काजल ने असहाय होकर कहा। हाँ, भाई रणविजय बहुत बढ़िया हैं। उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना सामान्य बात है। ली अन्ना ने मुंह बनाया और थोड़ा उदास होकर कहा। नहीं। काजल ने गहरी सांस ली और थोड़ी अनिच्छुक आवाज में कहा, क्या तुमने नहीं देखा? क्या? मेरी भाभी? मैंने उसे देखा। तो क्या तुमने उसे देखा है तो तुमने हार क्यों नहीं मानी? काजल ने अपने चेहरे पर गहरी निराशा दिखाए। क्या एक ऐसी महिला का बुद्धि लब्धि नकारात्मक हो गया जो स्पूनी थी? नहीं, भले ही भाई रणविजय की पत्नी हो, फिर भी मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ली अन्ना ने गंभीरता से कहा। हे भगवान, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे भाई के लिए कोई खास लगाव मत रखो, वरना मैं तुम्हें अगली बार रेस्टोरेंट नहीं ले जाऊंगी। काजल ने गहरी निराशा के साथ कहा। अगर तुम मुझे रेस्टोरेंट नहीं ले जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। ली अन्ना ने अपनी आंखों में चमक के साथ नाक सिकुड़ी। बिल्कुल नहीं। काजल ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और गंभीरता से कहा। ली अन्ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वहां ले जाती हूँ। अगर तुम मेरे भाई और मेरी भाभी को परेशान करोगी तो मैं पापी बन जाऊंगी। इसके अलावा मेरे भाई और मेरी भाभी के बीच का रिश्ता। काजल चुप हो गई, यह महसूस करते हुए कि काजल वाकई गंभीर थी। ली अन्ना ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चिढ़ा रही हूँ। बेशक मुझे भाई रणविजय पसंद है, लेकिन मैं उसे लूटना नहीं चाहती। मुझे बस ऐसे गर्म आदमी पसंद हैं जो विशेष रूप से सक्षम हों। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फुसफुसा। ये सुनते ही काजल ने लंबी सांस छोड़ी। उसने ली अन्ना को गुस्से से घूरा और झल्लाते हुए कहा, तुम बीमार लग रही हो। तुमने मुझे क्यों चिढ़ाया? तुम सच में पागल हो। बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ। मुझे शर्मिंदा मत करो। ठीक है, मुझे पता है। ली अन्ना ने अपनी जीभ बाहर निकाली और काजल की ओर देखते हुए हैरान स्वर में कहा, तुमने उनके रिश्ते का जिक्र किया। भाई रणविजय और बहन अनन्या के बीच कैसा रिश्ता है? तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। काजल ने मना कर दिया। ऐसा मत करो, मुझे भाई रणविजय से बस थोड़ी सी ही प्रशंसा है। ये जानते हुए कि उनकी पत्नी अनन्या है, मैं वास्तव में उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि केवल उनकी खुशी की कामना करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी भी उनकी गपशप के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। लिली, कृपया मुझे बताओ। ली अन्ना ने गुनगुनाया। ठीक है, जब तुम अपने होश में हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई और अनन्या की अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या? ली अन्ना अचानक स्तब्ध हो गई और उलझन में बोली, क्यों? उनका एक बच्चा है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? स्थिति अपेक्षाकृत जटिल है। काजल ने धीरे से आह भरी और कहा, 5 साल पहले अनन्या शांगजिंग गई थी और संयोग से मेरे भाई से मिली। नतीजतन वह गर्भवती हो गई।
बच्चे को जन्म देने का फैसला करते हुए उसने एंटरटेनमेंट सर्कल से संन्यास ले लिया। फिर उसने एक बच्चा पैदा किया और उसका पालन पोषण किया। वह कुछ समय पहले ही मेंगमैन को मेरे भाई के पास ले आए। इसके अलावा मेरे भाई ने भी मेंगमैन की वजह से शांग जिंग छोड़ दिया। इस बिंदु पर काजल का स्वर सम्मानजनक हो गया और उसने कहा, मेरे भाई और अनन्या के बीच स्नेह लगातार बढ़ रहा है और साथ रहना उनका सबसे अच्छा अंत है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो मेरे भाई को पसंद करते हैं, लेकिन आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। अगर आप मेरे भाई का पीछा करती हैं तो क्या होगा? उस स्थिति में मैं फैफी और अपनी भाभी का सामना कैसे करूंगी? मैं समझती हूँ, ये वास्तव में एक पेचीदा कहानी है। लियान्ना ने अपने होठों को दबाया और काजल को एक आश्वस्त नज़र से देखा। उसने गंभीरता से कहा, लिली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भविष्य में स्वादिष्ट भोजन खिलाने ले जाओ। अगर मैं कुछ बेवकूफ़ी करने की वजह से भोजन का आनंद नहीं ले पाती तो मुझे कितना दुख होगा। मैं आभारी हूं कि तुम समझदार हो, काजल ने धीरे से कहा। काजल चिंतित थी कि लियान्ना उसके भाई से प्यार करने लगी थी। उसने कभी भी रणविजय के महिलाओं के प्रति आकर्षण पर संदेह नहीं किया था। उसका बड़ा भाई मूल रूप से शांग जिंग में एक बंदी था और उसके बहुत सारे प्रशंसक थे। अब वह अधिक आकर्षक हो गया क्योंकि वह पियानो बजा सकता था और स्वादिष्ट भोजन बना सकता था। दूसरी ओर जब वे यूनियन गार्डन में लौटे तो जोऊफी कंप्यूटर चालू करने के लिए जल्दी से बेडरूम में चली गई। रणविजय और अनन्या लिविंग रूम में मेंगमैन के साथ थे। अनन्या हाल ही में बहुत दबाव में थी। हालांकि उसके एल्बम की बिक्री नकारात्मक थी और वह दूसरों के लिए मजाक की तरह लगती थी, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी। वर्तमान में असफलता का मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में असफल होगी। कड़ी मेहनत और दर्द का हमेशा भुगतान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर लोग महान प्रयास नहीं करते हैं तो उन्हें कभी पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए अनन्या ने काम करने के लिए अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया था। वह बस खुद को साबित करना चाहती थी। हालांकि वह काम पर बहुत दबाव में थी, लेकिन जब वह मेंगमैन के साथ घर पर थी तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सहज महसूस करती थी। ओह, रणविजय की संगति अच्छी लग रही थी। वास्तव में वह एक परिवार केंद्रित व्यक्ति था और दूसरे लोग उसे एक अच्छा पति मानते थे। यह विचार अचानक अनन्या के दिमाग में आया। अच्छा पति, अनन्या, तुम क्या सोच रही हो? अनन्या अचानक जम गई और उसका चेहरा लाल हो गया। आह, ये सब अनुमान था। पति, बह बह बह, वह केवल अच्छा खाना बनाता था। गंदा लकड़ी। माँ, तुम शर्मा रही हो। ये देखकर कि माँ ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, मेंगमैन ने उसकी ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या मैं शर्मा रही हूँ? मुझे थोड़ी गर्मी लग रही होगी। अनन्या ने पलक झपकाए। उसने देखा कि रणविजय उसके गालों को देख रहा था। उसकी आंखें जादू से भरी हुई लग रही थीं, जिससे अनन्या के गाल और भी गर्म हो रहे थे। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है। मैं इतनी जल्दी क्यों शर्मा जाती हूँ? मुझे शांत हो जाना चाहिए। चूंकि शर्माना बेकाबू था, अनन्या शांत होने के लिए केवल गहरी सांस ले पा रही थी। हालांकि ये जोऊफी ही था जिसने आखिरकार उसे बचाया। तभी जोऊफी के बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। जोऊफी का सिर दरवाजे से बाहर निकला। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अनन्या को देखा और चिल्लाई, बड़ी बहन यान, आओ जल्दी करो, कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। क्या बात है? मैं अभी आती हूँ। अनन्या की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से खड़ी हुई और मेंगमैन से बोली, मेंगमैन, माँ थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। तुम पापा के साथ खेल सकती हो। ठीक है माँ, तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए। मेंगमैन ने खुशी खुशी सहमति जताई। जोऊफेई के बेडरूम में प्रवेश करते ही अनन्या को जोऊफेई ने पकड़ लिया और कंप्यूटर डेस्क पर ले आया। इतनी जल्दी क्या है? अनन्या ने राहत महसूस की और उसी समय उत्सुकता से पूछा, कुछ मत कहो, लेकिन पहले ये 4 गाने सुनो। जोऊफेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनन्या को एक उच्च गुणवत्ता वाला हेडसेट लगाया और पहला गाना बजाना शुरू कर दिया। जब अनन्या ने संगत और पहली पंक्ति सुनी तो वह गंभीर हो गई। ये चारों गाने लगातार सुनने के बाद अनन्या की आंखों में चमक आ गई। उसने हेडसेट हटाया, जोऊफी को खूबसूरत आंखों से देखा और कहा, ये चारों गाने बहुत ही दुर्लभ बेहतरीन गाने हैं। इनमें से हर एक गाना बहुत बढ़िया लगता है। बेशक ये 4 गाने आज दोपहर को रिलीज हुए और अब वे म्यूजिक सॉफ्टवेयर रैंकिंग में शीर्ष 20 में आ गए हैं। कितना बढ़िया है। सिर्फ सुपरस्टार ही इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। जोऊफेई ने गहरी सांस ली और कहा, बड़ी बहन यान, सिर्फ इन गानों पर ध्यान मत दीजिए, इनके गीतकारों को देखिए। गीतकारों में क्या गड़बड़ है? अनन्या ने अपने माउस का इस्तेमाल करके एक एक करके इन गानों की जानकारी पर क्लिक किया। जब उसने हन्यांग की एक सीरीज देखी तो वह चौंक गई। अध्याय 144। क्या वे सभी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे? हानयांग, मुझे लगता है कि मैंने कहीं नाम सुना है। अनन्या ने संदेह से कहा, अपने मन में हानयांग के बारे में जानकारी खोज रही थी। उसे नाम याद नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें हानयांग याद नहीं है? पिछली बार मीटिंग में बूढ़ी चुड़ैल ने उसका जिक्र किया था और उसके कारण हमारे गीतकारों को फटकार भी लगाई थी। जोऊफेई ने उसे याद दिलाया। अनन्या ने दोबारा सोचा और चिल्लाते हुए अपना मुंह ढक लिया।
उसने जो फेई की ओर आंखें चौड़ी करके देखा और कहा, क्या वह हानयांग है जिसने ज़ुकियान के लिए 3 बेहतरीन गाने लिखे थे? हाँ, ये वही है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह गीतकारों का मास्टर होगा। उसने एक दिन में 4 बेहतरीन गाने बनाए। यह मेरी कल्पना से परे है, जो फेई ने बार बार कहा। यह आश्चर्यजनक है। अनन्या हैरान थी। वह ऐसे बहुमुखी लोगों की सराहना करती थी। मैं उनके वीबो पर एक संदेश छोड़ दूंगी। अगर वह आपके लिए एक बढ़िया गीत लिख सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। जो फेई ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में कल्पना के साथ कहा। वह कल्पना कर रही थी कि हानयांग ने अनन्या के लिए 10 बेहतरीन गीत लिखे हैं और फिर अनन्या फिर से एक मशहूर स्टार बन जाएगी, जो वह कुछ साल पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो बस एक संदेश छोड़ दो। अनन्या ने सिर हिलाया और कहा, वैसे ये वीडियो देखो। जो फेई धरती पर वापस आए और ज़ुकियान के हानयांग से परिचय का एक वीडियो क्लिप चलाया। देखो, वह हानयांग से परिचित है और कहता है कि हानयांग एक 26 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी एक प्यारी बेटी है और वह बहुमुखी और सहज दोनों है। वह आपके सपनों के राजकुमार जैसा है। जो फेई ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, मेरी पहले से ही एक बेटी है। अनन्या ने जो फेई की ओर आंखें घुमाईं। हम, बड़ी बहन यान, आप सिर्फ 26 साल की हैं और फिर भी रोमांटिक रिश्ते का मजा ले सकती हैं। आप सपने क्यों नहीं देख सकती? लेकिन आपके पास पहले से ही मेरा साला है। जो फेई ने बोलते हुए अचानक कहा। उसने कहा, बड़ी बहन यान, मुझे लगता है कि ज़ुकियान के वर्णन के अनुसार वह आदमी मेरे साले जैसा ही है। वे सभी सहज हैं और उनकी एक सुंदर बेटी है। वाह, उछल कूद मत करो। एक खर्राटे के साथ अनन्या ने झुंझलाहट से कहा, रणविजय हर समय मिंगमैन का ख्याल रखता है और उसके पास अन्य कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके अलावा वह संगीत नहीं जानता। आप क्या सोच रही हैं? ठीक है, जो फेन ने कुछ देर रुकने के बाद असहाय स्वर में कहा, तुम सही कह रही हो। यह अफसोस की बात है। अगर जीजाजी भी संगीत में अच्छे हैं तो वह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जोड़ीदार होंगे। वैसे भी तुम और जीजाजी एक दूसरे के लिए बहुत उपयुक्त हैं। लेकिन जीजाजी गाने नहीं लिख सकते। चलो, तुम हर समय जीजाजी का जिक्र कर रही हो। मैं मिंगमैन से मिलने जाऊंगी। एक खर्राटे के साथ अनन्या उठकर बाहर चली गई। हालांकि जो फेई का अनुमान सच था। आमतौर पर जो चीजें लोगों को असंभव लगती थीं, वे उनकी आंखों के सामने हो सकती हैं। ऐसी घटनाएं लोगों की जड़तापूर्ण सोच के कारण होती हैं। अनन्या के कमरे से बाहर जाने के बाद जो फेई बिस्तर पर लेट गया, लैपटॉप लिया और हानयांग खोजने के लिए वीबो पर लॉगिन किया। संदेशों पर नजर डालने के बाद जो फेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह का कोना कांप उठा। उसने कहा, हे भगवान, इतने कम समय में ही उसके 500,000 प्रशंसक हो गए हैं। हे भगवान, गायकों को चुनने के लिए सिर्फ एक वीबो है। हे भगवान, 100,000 से ज्यादा संदेश। क्या मेरा संदेश काम करेगा? लियू वोफेंग, लियू सी, इतने सारे बी लिस्ट गायकों ने भी संदेश छोड़े हैं। कुछ सी लिस्ट गायक और मुफ्त संगीतकार भी हैं। मेरा संदेश जल्द ही डूब जाना चाहिए। क्या हानयांग इसे देख सकता है? जो फेई थोड़ा उदास थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार उसके वीबो पर एक संदेश छोड़ा। नमस्ते मिस्टर हानयांग, मैं अनन्या की एजेंट हूँ। मैं आपकी बेहतरीन कृतियों को सुनकर चकित हूँ और मिस्टर हानयांग के गाने पाने की उम्मीद करती हूँ। ये संदेश तुरंत ही बड़ी मात्रा में संदेशों से अभिभूत हो गया। केवल शीर्ष पर मौजूद संदेशों को ही देखा जा सका जिन्हें अपेक्षाकृत बहुत अधिक लाइक मिले। नवीनतम टिप्पणी हर मिनट बदलती रही। ज़ुकियान के कार्यक्रम के प्रसारण के बाद चारों गाने एक साथ लोकप्रिय हो गए। हालांकि वे नवीनतम हिट नहीं थे, लेकिन वे बहुत तेज गति से विभिन्न सूचियों में शीर्ष पर आ गए। इस बीच कई बी सूची गायक, सी सूची गायक और बड़ी मात्रा में मुफ्त संगीतकारों ने हानयांग के वीबो पर अपने संदेश छोड़े। इन सभी कारकों के कारण रणविजय को वीबो पर 500,000 अनुयायी मिले और संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके अनुयायी एक दिन में 1 मिलियन को पार कर जाएंगे। साथ ही इस मामले ने मनोरंजन मंडल से भी बहुत ध्यान आकर्षित किया था। लगभग सभी मीडिया कंपनियों ने सुना कि हानयांग नाम के एक व्यक्ति ने कुछ ही दिनों में 7 बेहतरीन गीत लिखे। इसके अलावा जब तक आप एक संदेश छोड़ते हैं तब तक आपको एक गीत पाने का मौका मिलता है। यह एक बड़ी बात थी। अगले दिन रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में इस बार मीटिंग में ज्यादा लोग थे। मई की मेज के सिरहाने बैठी थी, उन गीतकारों को देख रही थी और अपनी उंगलियों से मेज को थपथपा रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, आप पहले ही जान चुके हैं कि क्या हुआ और आपने गाने सुने हैं। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इसे अब भी संयोग मानते हैं? उसने लगातार 7 बेहतरीन गाने लिखे हैं। 7 गाने। पिछले 6 महीनों में आपकी सभी उपलब्धियों को लगभग पूरा कर लिया है और आपके पास 40 से ज्यादा लोग हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम भी बहुत असहाय हैं और हमें ये भी संदेह है कि हानयांग कोई खास व्यक्ति नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, एक गीतकार के गाने की शैली नाटकीय रूप से नहीं बदलती। लेकिन हानयांग ने एक मधुर 9420 और एक गहरा ब्रिज ऑफ पीस बनाया। उसके गाने की शैली पूरी तरह बदल गई। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। ये स्टूडियो का वीबो हो सकता है। वे वर्षों से सहेजे गए गानों के साथ लोकप्रिय होना चाहते हैं।
आइए सावधान रहें और प्रमुख मनोरंजनकर्ताओं को संदेश छोड़ने न दें। हमें उन्हें मुफ्त में प्रचारित नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब गीतकार शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने फिर से स्थिति को देखना शुरू कर दिया। इस दौरान कई लोगों ने बहाने बनाए। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेकी ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसने एक पल सोचा और आखिरकार गहरी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप तनाव महसूस कर सकते हैं। अन्य लोगों ने लगातार बढ़िया गाने जारी किए, जबकि हमारी रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी ने ऐसा नहीं किया। हम पर हंसी उड़ाई जाएगी। इसके अलावा मौजूद मनोरंजनकर्ता जो उसके गानों में रुचि रखते हैं वे भी संदेश छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपको गाने मिल सकते हैं। मेकी नहीं चाहता था कि ये लिस्ट लोकप्रिय कलाकार संदेश छोड़ें, क्योंकि अन्य कंपनियों का कोई ये लिस्ट कलाकार संदेश नहीं छोड़ता था। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो इससे कंपनी की अक्षमता का पता चला। उसका विचार भी इन गीतकारों के विचारों जैसा ही था। हालांकि मीकी ने यह भी पाया कि कई बी लिस्ट कलाकार संदेश छोड़ते हैं, इसलिए जब उनके समान स्तर के मनोरंजनकर्ता संदेश छोड़ते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। मीकी के बोलने के बाद जूरवोयू मुस्कुराए और अनन्या की ओर देखा। उसने व्यंग्य से भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को वाकई गाने मानने चाहिए। उसके एल्बम की उपलब्धियां एक नए कलाकार से भी बदतर हैं। एक पुराने कलाकार के लिए सफल होना बहुत मुश्किल है। फिर भी जूरवोयू ने वापस जाने के बाद एक संदेश छोड़ने का फैसला किया। क्या होगा अगर बड़े भाई हानेयांग ने उसके लिए एक गीत लिखा हो? जैसे ही उसने बात की, उसके बगल में बैठा एजेंट और उसके कई दोस्त बेकाबू होकर हंस पड़े। रोयू सही कह रही है। कलाकारों को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और उन्हें लापरवाही से एल्बम जारी नहीं करना चाहिए। प्रशंसक सभी समझदार हैं। हो उपलब्धियां ही सब कुछ हैं, तो कलाकारों को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। धोखा देने से असफलता ही मिलती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ शब्दों ने ठहाके लगा दिए। लोग अनायास ही अनन्या की ओर देखने लगे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि उनकी टिप्पणियां स्पष्ट रूप से उसके लिए थीं। अनन्या के हाव भाव हमेशा की तरह ठंडे थे, लेकिन वह अन्याय और गुस्से में थी। हालांकि कुछ लोग उसके लिए खेद भी महसूस कर रहे थे, लेकिन अनन्या को अभी भी लगा कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। उसे लगा कि वह इस कंपनी की नहीं है। जबकि एक तरफ जोऊफी गुस्सा हो गई। उसने मेकी से आमने सामने झगड़ा करने की हिम्मत भी की। जूरवोयू की तो बात ही छोड़िए। इसलिए उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, किसी का चेहरा टेढ़ा हो रहा है। क्या उसने हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाया है? ये बहुत घिनौना है। मुझे उल्टी आ रही है। ओह, मैं कई सालों से रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में वापस नहीं आई हूं और यह बहुत बदल गया है। मैं हर दिन कुछ कुत्तों को भौंकते हुए सुन सकती हूँ। अरे, वह गोबर भी उगलती है और उसे डर है कि दूसरे लोग यह न जान लें कि वह कुत्ता है। उसके शब्दों से वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। वे जोऊफी को प्रशंसा से देख रहे थे। यहाँ तक कि मेकी भी उस समय स्तब्ध रह गई और उसे नहीं पता था कि उसने इतने क्रूर शब्द कहाँ से सीखे। जूरवोयू और उसके दोस्त वास्तव में गुस्से में थे। अगर कोई उसे कुत्ता कहे तो हर कोई पागल हो जाएगा। जूरवोयू के एजेंट ने मेज थपथपाए और गुर्राया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम विनम्र नहीं हो सकते? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम मीटिंग कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे लोग रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करने के लायक हैं। ओह, मैंने कुत्ते को भौंकते हुए क्यों सुना? जोऊफी ने बस अपने कान उठाए और अनन्या की ओर बिना देखे देखा। उसने संदेह से कहा, बड़ी बहन यान, क्या तुमने कुत्ते को भौंकते हुए सुना? क्या मुझे भ्रम हुआ था? क्या ईर्ष्या? वह कुत्ता जो मैंने एक बार खो दिया था वापस आ गया है। उनकी आवाजें काफी हद तक एक जैसी लगती हैं। ये संभव है, अनन्या ने गंभीरता से उत्तर दिया। तुम? जूरवोयू ने मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से से खड़ी हो गई। वह अपना आपा खो बैठी। बस बहुत हो गया। मेकी का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, हम मीटिंग कर रहे हैं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? तुम बहुत बदतमीज हो। ये कंपनी है। अगर तुम झगड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जैसे ही मेकी ने बात की, सभी लोग शांत हो गए। उसने अपनी आंखें जूरवोयू और अनन्या पर टिका दी और एक व्यंग के साथ कहा, छोटी सफलता पर गर्व मत करो। तुम तो लिस्ट परफॉर्मर भी नहीं हो, तो तुम्हें किस बात पर गर्व है? उपलब्धियों के बिना तुम इतनी घमंडी क्यों हो? घर वापस जाओ और खुद को समझो। मीटिंग खत्म हो गई। आखिरकार मीटिंग खत्म हो गई। हालांकि इस तरह की मीटिंग आम थी, लेकिन हानेयांग की वजह से आजकल हर मीडिया कंपनी बहुत ज्यादा मीटिंग करती है। बढ़िया गाने लिखना मुश्किल था, लेकिन हानेयांग बेहतरीन गाने बनाने के लिए एक बेस की तरह था और उसने लगातार 7 मास्टरपीस रिलीज किए। इसलिए कोई भी उसे तुच्छ नहीं समझेगा। अध्याय 145। रणविजय को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके बेहतरीन गाने, जो पहले ही आ चुके थे, एंटरटेनमेंट सर्किल को कैसे प्रभावित कर रहे थे। हालांकि ये तो बस एक शुरुआत थी। इस समय डाइनिंग रूम में मेंगमैन कार्टून देख रहा था, जबकि रणविजय कंप्यूटर के सामने बैठा था, क्योंकि वह खाली था और एक एक करके संदेश देखने के लिए वीबो पर देख रहा था। म्यूजिक एंकर एओ कियांग। प्रिय श्री हन्यांग, मैं एओ कियांग हूँ, एक स्वतंत्र संगीतकार। आपके लिखे गीतों को सुनने के बाद मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ और गाने बहुत बढ़िया लिखे गए हैं।
जब मैंने आपके महान कार्यों के बारे में सुना और जाना कि आप विजेताओं को गाने लिखने के लिए चुनेंगे, तो मैं भी आपसे एक गाना प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता हूँ। एओ कियांग। रणविजय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक विराम के बाद उसके संदेश के नीचे उत्तर दिया, मुझे अपना ईमेल बताओ और मैं तुम्हें एक गाना दूंगा जिसका नाम है वी आर सो डिफरेंट। वह निम्नलिखित संदेशों की जांच करता रहा। नुअन वेन, नमस्ते बड़े भाई हन्यांग। मैं नुअन वेन, एक संगीतकार हूँ। मुझे आपके गाने बहुत पसंद हैं और आपकी शैली और बोल अद्भुत हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं श्री हन्यांग द्वारा लिखा गया कोई गाना गा सकता हूँ, कृपया। रणविजय ने ये संदेश देखने के बाद उत्तर दिया, मुझे एक निजी संदेश के माध्यम से अपना ईमेल पता दें और मैं आपको गो अवे नामक एक गाना दूंगा। जी समूह, नमस्ते श्री हन्यांग। हम यूडोंग मनोरंजन कंपनी से संबंधित जी समूह हैं। हमें श्री हन्यांग के गाने भी मिलने की उम्मीद है। रणविजय, मुझे एक निजी संदेश के माध्यम से अपना ईमेल पता दें और चिली नामक एक गाना भेजा जाएगा। ... रणविजय ने आधे घंटे से अधिक समय तक संदेशों को देखा और इस बार 9 लोगों को चुना गया। इसलिए रणविजय दोपहर में फिर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए। इस बार उन्होंने मिंगमैन के साथ नहीं बजाया, बल्कि उन 9 गानों को सीधे प्रोड्यूस किया। वे शाम 7:30 बजे तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर नहीं निकले। 8 बजे जब वह रेस्तरां में लौटा तो उसने देखा कि 30 से ज्यादा लोग रेस्तरां के सामने स्तब्ध खड़े थे, जैसे कि उन्हें अपमान सहना पड़ा हो। उनकी निगाहों के सामने रणविजय ने शांति से दरवाजा खोला और रेस्तरां में चला गया। जैसे ही उसने खाना बनाना समाप्त किया, अनन्या और जो फेई वापस आ गए। खाना खाते समय जो फेई को अभी भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं जितना ज्यादा सोचती हूँ उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। ज़ू यू बहुत घमंडी है। मैं वास्तव में उसके चेहरे पर पैर रखना चाहती हूँ। ओह आंटी फेई, आपको दूसरों को धमकाना नहीं चाहिए। दूसरों को पीटना गलत है। मेंगमैन ने नाराजगी जताते हुए याद दिलाया। आंटी फेई कोई धमकाने वाली नहीं है। वास्तव में किसी ने हमें धमकाया है। मेंगमैन का सामना करते हुए जो फेई का स्वर नर्म हो गया। क्या कोई है जो आपको धमका सकता है? रणविजय ने संदेह से कहा। उसके साथ घुलने मिलने के कारण रणविजय जो फी के स्वभाव को जानता था। वह स्पष्ट रूप से धमकाए जाने से इनकार करती थी। इसके अलावा अगर कोई उसे धमकाता तो वह उस पर पलटवार करती। हालांकि अनन्या शांत स्वभाव की थी और दूसरों से लड़ने को तैयार नहीं थी। रणविजय शायद यह मान लेते कि कंपनी में अनन्या को धमकाया जाता है, लेकिन जो फी के साथ उसे धमकाए जाने की उम्मीद नहीं थी। जीजा जी, आपको पता नहीं है कि कंपनी के लोग बड़ी बहन यान को कैसे ताना मारते थे। जब हमारा पिछला एल्बम नहीं बिका तो वे नशे में धुत हो गए। वे कितने मूर्ख हैं, जो फी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। क्या एल्बम को बेचना मुश्किल है? रणविजय ने सहजता से पूछा। हाँ, लेकिन कम बिक्री का कारण कंपनी के घटिया गाने थे। मुझे गुस्सा आ रहा है कि वे घमंडी हो गए क्योंकि उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले गाने प्राप्त किए और उनके एल्बम खूब बिके। वे बहक गए, जो फी ने गुस्से में कहा। गाने की वजह से। रणविजय ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, अनन्या की तरफ देखा और कहा, यह एक छोटी सी समस्या है। मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा। उसके बोलने से पहले अनन्या ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा और कहा, इस बारे में बात मत करो। फेफी, क्या मैंने तुमसे कहा था कि घर पर काम के बारे में बात मत करो? हालांकि रणविजय के साथ उसके रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो गए थे, लेकिन अनन्या अपने काम के बारे में उससे बात करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वह समझ नहीं पाया और कोई पागलपन भरा जवाब दे सकता था। इसके अलावा अनन्या ये भी नहीं चाहती थी कि रणविजय उसकी कमजोरी निकाले। वह भी एक बैल जैसी औरत थी, लेकिन उसके शब्दों ने रणविजय को चुप करा दिया। उसने अनन्या की तरफ देखा और कहा, अब और नहीं। उसे उम्मीद थी कि अनन्या के काम में आने वाली मुश्किलें हल करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके पास सिर्फ अच्छे गानों की कमी थी। बहुत सारे गायक थे जो नहीं आए। उनके गाने अनन्या के लिए कई बेहतरीन एल्बम बनाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अनन्या उससे मदद नहीं मांगना चाहती थी। रणविजय ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और इस मामले पर अब और बात नहीं करने का इरादा किया। जब अनन्या को मदद की जरूरत होगी तो वह उसकी मदद करेगा। दरअसल गायक होना सिर्फ एक शौक है। डिनर के बाद वे यूनियन गार्डन लौट आए। रणविजय ने ब्रेक टाइम में अपने लैपटॉप से 9 गाने ईमेल किए। कल 4 गानों की सफलता को देखने के बाद एओ कियांग, ZY ग्रुप और अन्य लोग आधी रात को कंप्यूटर पर इंतजार कर रहे थे, समय समय पर वीबो और ईमेल बॉक्स को रिफ्रेश कर रहे थे। लगभग आधी रात हो चुकी थी और उन्हें अचानक ईमेल मिले। उन्होंने जल्दी से उन्हें चेक किया और गाने देखकर रोमांचित हो गए। संगत सुनने के बाद वे उत्साह से कांप उठे और गाने और उनकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उन सभी ने माना कि ये गाने निश्चित रूप से लोकप्रिय होंगे। इसलिए उन्होंने सभी ने हानयान के वीबो पर आभार व्यक्त किया। हालांकि वे उन गानों को रिलीज नहीं कर सके जो घर पर आकस्मिक रूप से रिकॉर्ड किए गए थे। उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना पड़ा। उस समय रणविजय के वीबो फॉलोअर्स की संख्या पहले ही 1.3 मिलियन से अधिक हो चुकी थी। उन 9 लोगों के चुने जाने के बाद ब्लॉग ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया, जिससे अगली सुबह इन 9 गानों के त्वरित प्रसार में योगदान मिला। जबकि 9420 और अन्य पिछले 3 गाने पहले से ही सूची में शीर्ष स्थान पर थे,
कई बेहतरीन गायकों के गीतों को पीछे छोड़ते हुए और अंत में चौथे से 7वें स्थान पर आ गए, जो ज़ुकियान के 3 गीतों से थोड़ा ही पीछे थे। परिणाम ने गायक को लगभग रोने पर मजबूर कर दिया, जिसने लगातार पहला स्थान जीता था। वह नहीं जानता था कि हानयान कौन है। उसके गाने को तीसरे महीने में पहला स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन अब यह 8वें स्थान पर है। उसने अपने वीबो प्रशंसकों को उसे उच्च अंक देने के लिए प्रोत्साहित भी किया, लेकिन वह पूरी तरह से बेकार था। हानयान द्वारा लिखे गए गीतों के अंक उसके गीतों से कहीं अधिक तेजी से बढ़े। आज ये 9 गाने अविश्वसनीय गति से फैल गए। उन्हें सभी प्रमुख रैंकिंग में शीर्ष 30 को तोड़ने में केवल 3 घंटे लगे। जिन गायकों के गीत 8वें स्थान पर थे, वे जल्द ही रोने लगे। रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के सभी कर्मचारी दोपहर को बैठक में शामिल हुए। मेकी मेज के शीर्ष पर नहीं बल्कि बगल में बैठी थी। उसके बगल में 40 के दशक में एक गंभीर चेहरे वाला आदमी बैठा था। वह रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ वू चेंगडोंग थे। सबसे पहले वू चेंगडोंग, एक ठंडे आदमी ने दृश्य के चारों ओर नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, पिछले 6 महीनों में हमारी कंपनी के प्रदर्शन में 2% की गिरावट आई है। मुझे लगता है कि हम सभी इसका कारण जानते हैं। फिल्म और टेलीविजन के मामले में हमारे पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी। हमारी कंपनी द्वारा निर्मित टीवी नाटकों ने बहुत कम कमाई की। गानों के मामले में हमारी कंपनी ने पिछले 6 महीनों में 10 से भी कम अच्छे गाने बनाए। मैं अब अन्य पहलुओं के बारे में बात नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आप अपना काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके खराब प्रदर्शन के कारण मेहनत नहीं खोना चाहता। क्या आप समझे? हम समझ गए। ठीक है। यहाँ तक कि अधिक वरिष्ठता वाले लोगों ने भी बार बार अपना सिर हिलाया और उसका जवाब दिया। वे कभी कभी मेकी को अनदेखा कर सकते थे, लेकिन वू चेंगडोंग की अवहेलना नहीं कर सकते थे। वह रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी के निदेशक मंडल के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो इस कंपनी के कर्मचारियों पर जीवन मरण की शक्ति रखता था और कई बोर्ड सदस्यों के साथ उसका अच्छा तालमेल था। अगर कोई उसे नाराज करता तो उसे रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी से निकाल दिया जाता। लेकिन वू चेंगडोंग आमतौर पर लोगों को सजा नहीं देता था। वह एक अच्छा आदमी था। ये देखकर कि उसके सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, उसने थोड़ा सिर हिलाया और अगले विषय पर चला गया। मैं अगले 6 महीनों में आपकी उपलब्धियों का इंतजार करूंगा। और हानयान, जिसके 4 नए गाने एक दिन में विभिन्न प्रमुख सूचियों में शीर्ष स्थान पर हैं, ने आज 9 गाने रिलीज किए हैं। उनके अपर ट्रेंड को देखते हुए वे जल्द ही सबसे आगे आ जाएंगे। अब हमारी कंपनी सहित बड़ी मनोरंजन कंपनियां सभी शांत नहीं बैठ पा रही हैं। वू चेंगडोंग ने बोलना बंद कर दिया और हंस पड़ा। उसने सोचा कि एक व्यक्ति जो कई बड़ी मनोरंजन कंपनियों को सामूहिक रूप से उसका जवाब देने के लिए प्रेरित कर सकता है, वह वास्तव में भयानक था। वू चेंगडोंग ने आगे कहा, मैंने अपने दोस्तों से सीखा कि कई अधिकारियों ने पिछले 7 गानों का विश्लेषण किया और 2 निष्कर्ष निकाले। एक ये कि हानयान 70% एक स्टूडियो प्रस्तुत करता है। ये कई वर्षों से संरक्षित किए गए कई गानों को प्रचारित करने के लिए रिलीज करता है। दूसरा ये कि हानयान एक बहुत ही प्रतिभाशाली गीतकार है। बेशक ये संभावना अपेक्षाकृत कम है, लेकिन अब वू चेंगडोंग ने अपनी उंगली उठाई और एक निश्चित स्वर में कहा। उसने फिर से 9 गाने जारी किए और ये दर्शाता है कि हानयान गीतकारों की एक टीम प्रस्तुत करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक टीम है या एक व्यक्ति। जो मायने रखता है वह यह है कि उसके पास बेहतरीन गाने हैं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हानयान 10 से अधिक गाने जारी करेगा। प्रचार के पहले दौर में उन्होंने ज़ुकियान को पाया। 3 गानों का प्रचार सफल रहा। दूसरे दौर में ज़ुकियान द्वारा विज्ञापित 4 गाने एक साथ लोकप्रिय हो गए, जो हानयान के श्रेय के लिए बहुत बड़ा था। तीसरे दौर में ये 9 गाने हानयान की लोकप्रियता में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद करेंगे। अगर इस समय प्रचार बंद हो जाता है तो इसका असर सबसे अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर वे एक टीम हैं तो उनके पास 10 से ज़्यादा बेहतरीन गाने होंगे। प्रचार का चौथा दौर अपनी स्थिति को स्थापित करना है। तो वर्तमान में स्थिति बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बेहतरीन गाने पा सकता है तो वह मौजूदा प्रवृत्ति के आधार पर खुद को प्रचारित करेगा। इसलिए वू चेंगडोंग की नज़रें टेबल पर हाथ रखकर इधर उधर घूम गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कंपनी के सभी कलाकार अब कार्रवाई कर सकते हैं। आप सभी संदेश छोड़ने और रिफ्रेश करने के लिए आते हैं। आपको अपने सभी कनेक्शन का उपयोग करके हानयान को जितना संभव हो सके उतना नोटिस करना चाहिए। अगर किसी को बेहतरीन गाना मिलता है तो मैं उसे इनाम दूंगा। उनके बोलने के बाद सभी उपस्थित लोग जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हानयान की वजह से पूरी कंपनी काम करना शुरू कर देगी। यह अभूतपूर्व था। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए कार्रवाई करना उचित था। आखिरकार 1 साल में इस तरह के प्रचार के लिए बहुत कम अवसर थे। नेता ने एक दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया। न केवल रॉयल एंटरटेनमेंट कंपनी बल्कि अन्य बड़ी कंपनियां भी खुद को प्रचारित करने के लिए हानयान का फायदा उठाना चाहती थीं। उस समय पूरे मीडिया उद्योग में हलचल मच गई और वे प्रमुख हस्तियां भी शांत नहीं बैठ पाईं।